भाग एक। डार्क साइकोलॉजी के बारे में मौलिक तथ्य। डार्क साइकोलॉजी क्या है? इसे देखा नहीं जा सकता, महसूस नहीं किया जा सकता, सुना नहीं जा सकता, सूंघा नहीं जा सकता। यह तारों के पीछे और पहाड़ियों के नीचे छिपा रहता है और खाली गड्ढों को भर देता है। यह पहले आता है और बाद में आता है। जीवन समाप्त हो जाता है, हंसी खत्म हो जाती है। J.R.R. टॉल्किन द्वारा लिखित द हॉबिट। मन मानव स्वभाव के सबसे जटिल पहलुओं में से एक है। जहाँ तक हमें याद है, मन की कार्यप्रणाली कुछ ऐसी है जिसने मानव जाति को काफी समय तक हैरान और परेशान किया है। दार्शनिकों, मनोवैज्ञानिकों और वैज्ञानिकों ने मन के रहस्यों को जानने का प्रयास किया है। आमतौर पर यह धारणा है कि मानव मस्तिष्क हमारे व्यवहार और कार्यों को प्रभावित करता है। इसलिए उस मानसिक प्रक्रिया को समझने के लिए बहुत सारे शोध कार्य किए गए हैं जिनसे कोई व्यक्ति कार्य करने से पहले गुजरता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। मानव मस्तिष्क का अध्ययन करने के कुछ प्रयासों में मस्तिष्क पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ये अध्ययन मस्तिष्क के भौतिक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं कि जानकारी कैसे प्राप्त की जाती है, संसाधित की जाती है, व्याख्या की जाती है और संग्रहित की जाती है। मूलतः वे इस बात की बेहतर समझ पाने की उम्मीद करते हैं कि मस्तिष्क किसी व्यक्ति के तर्क करने के तरीके को कैसे प्रभावित कर सकता है। इस तरह के अध्ययनों ने अल्जाइमर, धारणा संबंधी कठिनाइयों और यहाँ तक कि स्मृति हानि जैसी दुर्बल स्थितियों के प्रबंधन में प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया है। मानव मन के अध्ययन का अधिक परिचित पहलू मनोविज्ञान है। हमारे जीवन में किसी बिंदु पर हमने या तो एक मनोवैज्ञानिक से परामर्श लिया है या हम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे हमारी कठिन भावनात्मक लड़ाइयों से निपटने के लिए मनोवैज्ञानिक से परामर्श लेना पड़ा है। कई बार जीवन के अनुभव हमें इस तरह तोड़ देते हैं कि हम अपने आप ठीक नहीं कर पाते। कभी कभी टूटना कुछ जैविक मार्करों के परिणाम स्वरूप होता है जो हमें अपने माता पिता से विरासत में मिले हैं। अवसाद, चिंता और भय जैसी भावनाएं हमारे दैनिक अनुभवों को अंधकारमय कर देती हैं, जिससे आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। दवाओं और थेरेपी के संयोजन से हम खुद को भीतर के अंधेरे से बचाने में सक्षम हैं। लेकिन दूसरों के अंधेरे का क्या? हर किसी में बहुत अच्छा करने की क्षमता होती है। हमें भी बड़ी बुराई करने की क्षमता है। उदासी, अवसाद, खुशी और खुशी जैसी भावनाओं के पीछे एक गहरी छिपी हुई इच्छा है जो हमें जानबूझकर दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए प्रेरित कर सकती है यदि उन इच्छाओं को नियंत्रण में नहीं लाया गया। ये गहरी इच्छाएं हमारी उड़ान या लड़ाई की प्रतिक्रिया जैसी अधिक आदिम प्रवृत्तियों में निहित हैं जो हमारे अस्तित्व को बढ़ावा देती हैं। कभी कभी केवल एक ही शब्द होता है जो इन अंधेरी भावनाओं के प्रति मानवीय प्रतिक्रिया को दर्शाता है: बुराई। डार्क साइकोलॉजी मनुष्यों की दूसरों को शिकार बनाने की मनोवैज्ञानिक प्रकृति के संबंध में मानवीय स्थिति का अध्ययन है। सामान्य शब्दों में डार्क मनोविज्ञान मानव स्वभाव के उस पहलू की पड़ताल करता है जो हमें जानबूझकर ऐसे कार्य करने की अनुमति देता है जो हमारे साथी मनुष्यों को नुकसान पहुंचाते हैं। ध्यान रखें, इस संदर्भ में शिकार का उपयोग जरूरी नहीं कि किसी व्यक्ति को शारीरिक नुकसान पहुंचाए। हालांकि अंधेरे मनोविज्ञान की एक शाखा है जो पूरी तरह से इसके लिए समर्पित है। अगले अध्यायों में हम विषय की बेहतर समझ प्राप्त करने के लिए उन क्षेत्रों पर संक्षेप में बात करेंगे। फिल्मों या किताबों में आपने अंदर के अंधेरे की ओर इशारा करते हुए शब्द या वाक्यांश देखे होंगे। यहाँ तक कि कुछ सबसे प्रसिद्ध दार्शनिकों ने भी इसका संदर्भ दिया। ईसाइयों की श्रद्धेय पुस्तक इस बारे में बात करती है कि मनुष्य का हृदय अत्यंत दुष्ट है। हम सभी ने एक ऐसे व्यक्ति का सामना किया है जिसे हमने असाधारण रूप से शांत या सामाजिक परिवेश में आरक्षित बताया है। केवल उसी व्यक्ति ने इतना कुटिल कार्य किया कि हमें उस कार्य को इस व्यक्ति के साथ जोड़ना मुश्किल लगता है। कभी कभी हम वह व्यक्ति होते हैं। यह जितना आश्चर्यजनक लग सकता है, यह पूरी तरह चौंकाने वाला नहीं है। वे मामले बाहरी स्थितियों के प्रति उत्पन्न प्रतिक्रिया मात्र हैं। कहने को तो बर्तन हिल गया और नीचे छुपी गहरी भावनाएं उबलकर सतह पर आ गईं। आमतौर पर नियंत्रण लागू होने के बाद ये कम हो जाते हैं। यदि सही बटन दबाए जाएं तो हर किसी में थोड़ा शरारती या बिल्कुल दुष्ट होने की गुप्त प्रवृत्ति होती है। दूसरी ओर कुछ अन्य व्यक्ति इन अंधकारपूर्ण भावनाओं पर पूरी तरह नियंत्रण रखते हैं। वे उनका पालन पोषण करते हैं, उन्हें खाना खिलाते हैं और जब इससे उनका अपना उद्देश्य पूरा हो जाता है तो वे जानबूझकर उन्हें दूसरे व्यक्ति की कीमत पर छोड़ देते हैं। कभी कभी
ये भावनाएं कम उम्र से ही विकसित हो जाती हैं। भाग 2। एक बच्चा सीखता है कि यदि वह एक निश्चित तरीके से रोता है तो उसके जीवन में वयस्क उसकी आज्ञा मानने के लिए दौड़ पड़ते हैं। यदि माता-पिता बच्चे को इसकी गलतता के बारे में जल्दी से नहीं समझाते हैं तो बच्चा यह सोचकर बड़ा होता है कि उनके जीवन में लोगों को उनके आदेशों के अनुसार चलने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। जैसे जैसे वे बड़े होंगे रोना एक हथियार बनना बंद हो जाएगा, लेकिन वे अपने चालाकी भरे तरीकों को जारी रखेंगे। जहां वे आंसुओं का उपयोग नहीं करते, वे अपने पीड़ितों को ब्लैकमेल करने के लिए भावनाओं का उपयोग करते हैं। तो जो एक मासूम बचकाने व्यवहार के रूप में शुरू हुआ वह नियंत्रण की एक गंभीर आवश्यकता बन जाता है। यह व्यक्ति अपने नियंत्रण के लिए जिस हद तक जाएगा वह उसके कार्यों की तीव्रता को परिभाषित करेगा। डार्क साइकोलॉजी इस तरह के व्यक्ति की विचार प्रक्रिया का अध्ययन करने के बारे में है। यह इन कार्यों के पीछे के उद्देश्य को समझने का प्रयास करता है, इन कार्यों को करने से पहले से लेकर बाद तक प्रदर्शित पैटर्न को समझने का प्रयास करता है और इस बात पर अधिक प्रकाश डालता है कि कैसे एक व्यक्ति जानबूझकर उन कार्यों को निष्कर्ष तक देख सकता है, यह जानते हुए कि इससे दूसरे व्यक्ति को कितना नुकसान और दर्द हो सकता है। अंधकार में मनोविज्ञान मानव स्वभाव के अंधकार में पक्ष को उजागर करता है। डार्क साइकोलॉजी के प्रभाव और प्रभाव। जब आप मोमबत्ती जलाते हैं तो आपकी छाया भी बनती है। उर्सुला के ले गिनी द्वारा लिखित। डार्क साइकोलॉजी के बारे में अब हम जो थोड़ी सी समझ रखते हैं उसे देखते हुए हम जानते हैं कि कुछ सबसे चौंकाने वाले आपराधिक अपराध डार्क साइकोलॉजी से संबंधित कुछ व्यक्तित्व लक्षणों में निहित हैं। लेकिन यह एक व्यापक दुष्प्रभाव है। मैं इसे आपके और मेरे घर के करीब लाना चाहता हूँ। यह अंधकार में मनोविज्ञान हमें कैसे प्रभावित करता है, यदि यह हमें बिल्कुल भी प्रभावित करता है। आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि इस प्रश्न में कोई अगर नहीं है और कुछ ही क्षणों में हम समझ जाएंगे कि कैसे। अंधेरे मनोविज्ञान के प्रभाव अपराधी और पीड़ित दोनों द्वारा अनुभव किए जाते हैं। प्रभावों को जानने के लिए हमें अंधेरे मनोविज्ञान के कुछ तत्वों का पता लगाने की आवश्यकता है। जो लोग कुछ व्यक्तित्व लक्षण प्रदर्शित करते हैं जिन्हें अंधकार में माना जाता है, जैसे आत्ममुग्धता, मनोरोगी और मैकियावेलियनिज्म, उन्हें अपने रिश्तों के सभी पहलुओं में कठिनाइयों का अनुभव होने की संभावना होती है। यदि ये तीनों लक्षण एक ही व्यक्ति में मौजूद हों तो उनमें अपराध करने की प्रवृत्ति अधिक होती है। उल्लिखित 3 व्यक्तित्व लक्षणों में विशिष्ट विशेषताएं हैं जिन्हें उनके अंतर्गत समूहीकृत किया गया है। उदाहरण के लिए, आत्ममुग्धता की विशेषता अधिकार की भावना, श्रेष्ठता की भावना, दूसरों की सफलता के प्रति गहरी ईर्ष्या और शोषणकारी व्यवहार है। मनोरोगी में अपराध बोध की अनुपस्थिति, सहानुभूति की कमी, विनाशकारी आवेगी व्यवहार, अहंकेंद्रितता और जिम्मेदारी स्वीकार करने में असमर्थता कुछ विशेषताएं हैं। स्वार्थ, निर्ममता और चालाकीपूर्ण व्यवहार मैकियावेलियन गुणों के संकेतक हैं। अलग अलग ये लक्षण समस्याग्रस्त हैं, लेकिन एक साथ मिलकर ये परेशानी खड़ी कर सकते हैं, विशेषकर किसी व्यक्ति के दूसरों के साथ संबंध में। उदाहरण के लिए, कार्यस्थल में वह व्यक्ति एक डॉट ऑफिस में सबसे सामान्य कार्यों में भी खराब प्रदर्शन करना। 2 दूसरों के साथ मिल पाने में असमर्थता के कारण कार्य प्रवाह बाधित हो जाता है। 3 दूसरों द्वारा अत्यंत नापसंद किया जाएगा। 4 उनकी उतावलापन उन्हें ऐसे संदिग्ध निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेगी जो नैतिक नहीं है। 5 डॉट यदि उन्हें प्रशासनिक क्षमता में रखा जाए तो उनके सफेदपोश अपराध करने की संभावना अधिक होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनके कामकाजी रिश्ते ही प्रभावित होते हैं। अपने व्यक्तिगत संबंधों में उन्हें निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। 1 ध्यान और मान्यता की उनकी निरंतर आवश्यकता उनके साथी के लिए थका देने वाली हो सकती है, जिसके परिणाम स्वरूप रिश्तों की समाप्ति तिथियां तेज हो जाती हैं। 2. They resort to physical and emotional blackmails in order to manipulate their partners. 3. They tend to be either verbally, emotionally, or physically abusive with their partners or children. People who get into relationships with them pay a high emotional cost. If you have encountered a person whose relationships are characterized by these experiences, for the sake of your sanity and general well-being, steer clear of them. If on the other hand, you are the one who experiences this, seek the psychological help you need to get better. No matter how deep-rooted these problems are, you can improve your behavior and experiences with the right form of therapy. The first step is recognizing the situation for what it is, acknowledging that you have a problem and seeking help promptly.
For the rest of us, dealing with people who have the traits I mentioned above leaves us emotionally and mentally drained. Sometimes, the effect can be physical and in extreme cases, fatal. The sweet neighbor whose terrible experience led me on this journey to writing this book lost everything physically. Her home, her business, her finances, but her loss was much deeper and greater than these. We didn't have a relationship with the perpetrator of the act, but we became victims as well. Our losses were not as monumental as hers, but we experienced loss too. For starters, we lost our sweet neighbor. She didn't die, but she never recovered from the experience. We lost our ability to trust strangers. Even our relationships with each other seem to require an additional layer of trust to thrive. The biggest impact of dark psychology on anyone is that it produces a strong sense of loss. We lose our valuables, we lose relationships, we lose ourselves. I will explain that in a bit, and for those who are extremely unfortunate, they lose their lives. All things considered, it is safe to say that the impact of this darkness is profound. According to experts, if a person exhibits one of the dark personality traits, there is a very high tendency that the person would exhibit the others. In general society, if the larger members of the society exhibit these traits, it is safe to say that the crime perpetration rates in that society would be significantly high. That is not to say that people living in cities or countries with higher crimes are more criminally inclined. There are other contributing factors to be considered. But the prospect cannot be entirely ruled out either. One thing that cannot be ruled out, though, is the ripple effect of actions directly related to or as a result of dark personality traits. There are certain destructive behaviors that turn victims into predators as well, and this cycle continue well into the future until someone plucks up the courage and takes the bold step to break free. Children from abusive homes, for instance, more often than not grow up to be abusers. In some cases, in their attempt to break away from their parental mold, they find themselves trapped in equally abusive relationships even if they are not the abusers themselves. It is almost as if they have a very strong gravitational pull towards the violent elements that characterize their childhood home. For some others, becoming victims can have such a tremendous impact on their psyche that it causes something inside of them to snap. I have read that the snapping can be temporary. In a brief moment, they lose all control over their primitive instincts and act purely on the strongest emotion that surfaces, which is usually anger. This condition is what causes some people to plead temporary insanity. But there are people who embrace the dark emotions that surface when they snap. All sense of morality goes out the window. The aftermath of this is usually devastating. Day-to-day examples of different aspects of dark psychology. I am terrified of this dark thing that sleeps in me, all day. I feel its soft feathery turnings, its malignity. Written by Sylvia Plath, Ariel. जब आप अंधेरे व्यवहार के बारे में सोचते हैं, तो आपको यह सोचने के लिए माफ कर दिया जाएगा कि यह केवल किसी भी अपराध पर लागू होता है जो आपको दैनिक समाचार पत्रों के पहले पन्ने पर लाता है या अपराध चैनल पर एक फीचर लंबाई फिल्म बन जाता है। वास्तव में इसमें बहुत सी ऐसी चीजें भी शामिल हैं जो आमतौर पर सामाजिक रूप से स्वीकार्य हो गई हैं, भले ही हम व्यक्तिगत रूप से ऐसे व्यवहार की निंदा न करें। हम इन गतिविधियों को अपने घरों, स्कूलों, कार्यालयों में देखते हैं और नवीन प्रौद्योगिकी की बदौलत अब हम इसे इंटरनेट पर देखते हैं। आपको एक स्पष्ट तस्वीर प्राप्त करने में मदद करने के लिए और उम्मीद है कि इस विषय की गहरी समझ होगी और आपको यह बताने के लिए कि ये कार्रवाइयां आपके घर के कितने करीब हैं। आपके साथ कुछ सबसे सनसनीखेज अपराध की कहानियों और प्रतीत होने वाली महत्वहीन कार्रवाइयों को साझा करने जा रहा हूँ। भयानक अंत। केस स्टडी 1। समाचार। 14 वर्षीय लड़के की क्रूर हत्या। अपराधी के लक्षण: नियंत्रित करना, दुर्व्यवहार करना, चालाकी करना, एकांत प्रिय। चैनल: ऑनलाइन गेमिंग। यह एक अच्छे घर के युवा लड़के की दुखद कहानी थी। उन्हें समान आयु और सामाजिक समूह के किसी भी किशोर के समान विशेषाधिकार प्राप्त थे। उनके पास एक सहायक माँ और एक पिता थे जो प्रदान करने का प्रयास करते थे। उनकी माँ ने अपने बेटे को इंटरनेट की आक्रामक दुनिया से बचाने के लिए सभी आवश्यक सावधानियां बरतीं जो एक माँ करती है। ऑनलाइन गेमिंग एक ऐसी चीज थी जिसमें कोई भी किशोर लड़का शामिल होता था। जब तक वह इस पर उचित समय से अधिक समय नहीं बिताता, उसे ठीक होना चाहिए। लेकिन अपराधी, जो केवल 4 साल बड़ा था, के पास भयावह योजनाएं थीं। अपने युवा और प्रभावशाली शिकार को सावधानी से झूठ बोलकर उसने लड़के को अपने स्थान पर उससे मिलने के लिए बरगलाया जहां उसने यह घृणित अपराध किया था। यह सबसे परेशान करने वाले मामलों में से एक था।
खासकर जब आप पीड़ित और अपराधी की उम्र पर विचार करते हैं। हालांकि अपनी उम्र की परवाह किए बिना अपराधी ने अंधेरे मनोविज्ञान से जुड़े सभी शिकारी गुणों का प्रदर्शन किया और नियंत्रण स्थापित करने के लिए अपनी जान गंवा दी। केस स्टडी 2। समाचार। सबसे खराब घरेलू हिंसा का मामला। अपराधी के लक्षण: शारीरिक रूप से दुर्व्यवहार करने वाला, छेड़छाड़ करने वाला, नियंत्रित करने वाला। चैनल: रिश्ता। प्यार सचमुच एक खूबसूरत चीज है। जब आप किसी के साथ रिश्ते में प्रवेश करते हैं तो आप इस उम्मीद के साथ प्रवेश करते हैं कि यह व्यक्ति आपसे प्यार करेगा और आपकी देखभाल करेगा, कि आप एक दूसरे का पोषण और सुरक्षा करेंगे। आधुनिक प्रेम भाषा में यह आप और वह व्यक्ति है जो दुनिया के विरुद्ध है। और वास्तव में इस रिश्ते की शुरुआत इसी तरह हुई। अपने बेटे की देखभाल और भरण पोषण के लिए कड़ी मेहनत करने वाली एक अकेली माँ की मुलाकात इस आकर्षक व्यक्ति से हुई जो मूल रूप से वही था जिसके लिए वह हमेशा एक पुरुष के लिए प्रार्थना करती थी। वह आकर्षक, विचारशील था और ऐसा लगता था जैसे वह उसके लड़के से उतना ही प्यार करता है जितना वह उससे करता था। इस युवा परिवार के लिए खुद को पूरी तरह से उपलब्ध कराने के लिए उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और खुद को उसकी देखभाल करने के लिए समर्पित कर दिया जब तक कि उसका असली अंधेरा स्वभाव सामने नहीं आया। अपने परिवार के प्रति उसके प्यार का इस्तेमाल करते हुए उसने उसे अपने निकटतम लोगों से खुद को अलग करने के लिए प्रेरित किया। उसने उसकी नौकरी छीनने की साजिश रची जिसके परिणाम स्वरूप उसका घर छिन गया। इससे यह सुनिश्चित हो गया कि वह पूरी तरह से उस पर निर्भर थी। उसने उसे अपने अपार्टमेंट में स्थानांतरित कर दिया जहां उसे लगातार 24 घंटे यातना का सामना करना पड़ा जिसमें कुछ सबसे अमानवीय व्यवहार शामिल थे। महिला के साथ उसका सावधानी पूर्वक व्यवहार इतना प्रभावी था कि जब उसने उसे विकल्प दिया कि वह कैसे मरना चाहेगी तो उसने वास्तव में इस पर विचार किया क्योंकि उसे लगा कि उसके पास कोई विकल्प नहीं था और वह इससे बेहतर की हकदार नहीं थी। मौका और उसकी ओर से बहादुरी के कार्य के कारण उसे बचाया गया और अपराधी को जेल में डाल दिया गया। केस स्टडी 3। समाचार। भगवान के एक प्रमुख मंत्री पर कम उम्र के सदस्यों से छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया। अपराधी के लक्षण: जोड़-तोड़ करने वाला, नियंत्रित करने वाला, अहंकारी। चैनल: धर्म। धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के बीच एक पवित्र रिश्ता है। नेता का तात्पर्य नैतिक दिशा निर्देशक से है जो अनुयायियों को अपना जीवन जीने के लिए सही तरीके से निर्देशित करता है। वर्षों से धर्म की परवाह किए बिना नेताओं ने लौकिक भेड़ और चरवाहे की भूमिका के बाइबल संदर्भ को चुनने के बजाय सत्ता की अपनी स्थिति का दुरुपयोग किया है। सिवाय इसके कि चरवाहे बनने के बजाय वे भेड़िए बनना चुनते हैं। ईश्वर के साथ सीधा संवाद होने का दावा करके अपनी प्रामाणिकता स्थापित करने के बाद इस धार्मिक नेता ने अपने सदस्यों को अपनी दृष्टि से धोखा दिया। कुछ बिंदु पर उसने खुद को भगवान घोषित किया और दावा किया कि उसे 7 कुमारी लड़कियों के साथ सोने का आदेश मिला था जो नाबालिग भी थीं। बाद में उन पर अदालत में मुकदमा चलाया गया और अपराध के लिए दोषी ठहराया गया। यहाँ ये 3 मामले सनसनीखेज हैं, लेकिन सबक वह है जिस पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। ये अपराध आकस्मिक नहीं थे, तात्कालिक प्रकार के अपराध थे। इसमें सावधानी पूर्वक आयोजन शामिल था जिसने पीड़ितों को तैयार किया और उन्हें हमला करने से पहले विश्वास और सुरक्षा की झूठी स्थिति में खींच लिया। वास्तव में जिस तरह से घटनाएं घटित हुईं, उससे एक शिकारी और उसके शिकार के बीच की भूमिका की याद आती है। सबसे पहले पीड़ित का पीछा किया जाता है और उस पर नजर रखी जाती है। फिर अवलोकन प्रक्रिया के दौरान प्राप्त जानकारी के आधार पर शिकारी एक चाल चलता है। केवल यह चाल हमला करने के लिए नहीं बल्कि अपने शिकार को मोहित करने के लिए होती है। उन्हें प्यार और देखभाल का एहसास कराएं। यह ऐसा है जैसे वे एक मुखौटा पहनते हैं और उन विशेषताओं को चित्रित करते हैं जो वे जानते हैं कि उनके पीड़ितों को पसंद आती हैं। धीरे धीरे भरोसा कायम होता जाता है। अगला लक्ष्य अपने शिकार को उन पर निर्भर बनाना है। चाहे वह आर्थिक निर्भरता हो, भावनात्मक निर्भरता हो या आध्यात्मिक निर्भरता, परिणाम एक ही होता है। वे जरूरत महसूस करना चाहते हैं। फिर वे अपने शिकार को अलग कर देते हैं, जिसके बाद वे हमला करते हैं। यह कभी भी उन अपराधों की तरह नहीं है जिन पर आपको संदेह है या 1 मील दूर से आते हुए देख रहे हैं। यह एक गाने और नृत्य की दिनचर्या की तरह है जो शिकारी को हावी कर देता है और शिकार को असुरक्षित बना देता है। अगले अध्याय में हम चर्चा करेंगे कि हम कितने असुरक्षित हैं।
हम अंधेरे मनोविज्ञान के प्रति कितने संवेदनशील हैं। अपनी कमजोरी साझा करना अपने आप को कमजोर बनाना है, अपने आप को असुरक्षित बनाना अपनी ताकत दिखाना है। क्रिस जामी द्वारा लिखित। यदि हम अपने रोजमर्रा के जीवन में अंधेरे मनोविज्ञान के प्रभावों को दर्शाने के लिए उपयोग किए गए केस अध्ययनों की जांच करते हैं, तो हमारी भेद्यता का प्रश्न सामने आता है। इन अपराधियों ने जिन चैनलों का उपयोग किया वे कुछ हद तक निर्दोष हैं और बिल्कुल वैसे नहीं हैं जिन्हें कोई विनाश के अग्रदूत के रूप में वर्गीकृत करेगा। इसलिए यह कहना सुरक्षित है कि यह वह परिसर है जहां प्लेटफार्मों का उपयोग किया गया था जिसके कारण भयानक अंतिम परिणाम सामने आया। पहले मामले में आपके पास अपने साथियों के लिए गेमिंग चैट रूम में एक बच्चा है। खेल के प्रति उनका जुनून उन्हें वहां ले आया, लेकिन दोस्तों के साथ जुड़ने की उनकी जरूरत ने उनके निर्णयों को सूचित किया और शिकारी ने इसी जरूरत का फायदा उठाया। दूसरे मामले के अध्ययन में फिर से किसी के साथ अंतरंग स्तर पर जुड़ने की बुनियादी मानवीय आवश्यकता थी जिसका शिकार बनाया गया और उसकी वास्तविकता को बदलने के लिए पीड़िता की भावनाओं के साथ छेड़छाड़ की गई। प्यार के कारण वह बेकार की भावनात्मक स्थिति में आ गई और अपराधी ने उसकी कमजोर स्थिति के कारण उसे और अधिक नुकसान पहुंचाया। और तीसरे मामले में पीड़ितों ने गलत देवता पर अपनी आस्था रखी, भले ही उनके इरादे सही और बहुत मानवीय थे। शिकारी ने स्वयं को आध्यात्मिक रूप से वे जो प्राप्त करना चाहते थे उसके लिए एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में प्रस्तुत किया और यह इच्छा उनके विनाश का आधार बन गई। जिन अन्य मामलों का मैंने अध्ययन किया है वे इसी पैटर्न का अनुसरण करते हैं। पीड़ितों की इच्छाओं और भावनात्मक जरूरतों को तोड़मरोड़ उनके खिलाफ कर दिया गया। इससे इस विश्वास को बल मिलता है कि हमारी जरूरतें और इच्छाएं ही हमें इन शिकारियों के प्रति असुरक्षित बनाती हैं। क्या इस विचारधारा का मतलब यह है कि हमें खुद को भावनात्मक रूप से बंद कर देना चाहिए? आइए इस पर और विचार करें। हमें ताकत दिखाने, हार न मानने और किसी को अपना डर देखने न देने के लिए तैयार किया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें सिखाया गया है कि इन निर्देशों के विपरीत जाने पर लोग आपको कमजोर और असुरक्षित समझेंगे। विडंबना यह है कि यही वह चीज है जो हमें अन्य प्राणियों से अलग करती है, जो हमारी ताकत और कमजोरी दोनों का स्रोत भी बन गई है। और वो चीज है हमारी इंसानियत। हम सिर्फ इसलिए असुरक्षित हैं क्योंकि हम इंसान हैं। हमारी इच्छाएं, हमारी आशाएं, हमारी आकांक्षाएं, एक उत्कृष्ट जीवन जीने की हमारी खोज कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें असुरक्षित बनाती हैं। लेकिन जिस दिन हमारे पास इनमें से कोई भी चीज नहीं रह जाती, हम इंसान नहीं रह जाते, और जब हम इंसान नहीं रह जाते तो हम वह चीज बन जाते हैं जिससे हम अपनी रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम विश्वास करना बंद कर देते हैं, जब हम परवाह करना बंद कर देते हैं, या जब हम असुरक्षित होना बंद कर देते हैं, तो हम ऐसे प्रतीत होने वाले निष्प्राण व्यक्ति बन जाते हैं जिनका एकमात्र उद्देश्य निर्ममता से अपनी अनियंत्रित वासनाओं को संतुष्ट करना है, भले ही इस प्रक्रिया में किसी चोट पहुंचे। उन्होंने कहा, जबकि हम स्वीकार करते हैं कि हमारी मानवता हमें कमजोर बनाती है, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हम इससे ताकत भी प्राप्त कर सकते हैं। यह मुझे मनुष्यों के लिए दूसरों के साथ जुड़ने की जैविक रूप से अंतर्निहित आवश्यकता के बारे में बताता है। पहचानें कि यह आवश्यकता एक स्वस्थ भावनात्मक मानवीय आवश्यकता है। दूसरे इंसान के साथ संबंध के बिना हम ठीक से काम करने में असफल हो जाते हैं। वास्तव में मैंने एक अध्ययन के बारे में पढ़ा जहां परीक्षण विषयों को अलग किया गया और अध्ययन किया गया। अलगाव की छोटी अवधि ने चिंता के स्तर को बढ़ा दिया और उत्पादकता को प्रभावित किया। लंबे समय तक अलगाव के दुष्परिणाम बहुत बुरे थे। विषय उदास हो गए और उन्होंने खुद को लंबे समय तक अंधेरे विचारों पर विचार करते हुए पाया। उनका मानसिक स्वास्थ्य ही एकमात्र ऐसी चीज नहीं थी जिस पर असर पड़ा। शारीरिक रूप से उनकी नींद और खाने का पैटर्न बदल गया। उन्होंने समय का ध्यान खो दिया और धीरे धीरे वास्तविकता पर अपनी पकड़ खो दी। उन्हें आरंभिक व्यामोह का अनुभव होने लगा। निष्कर्ष यह था कि हमें आगे बढ़ने के लिए अन्य मनुष्यों के साथ संपर्क की आवश्यकता है। दूसरों के साथ जुड़ने की यह आवश्यकता हमें असुरक्षित बनाती है क्योंकि लोगों के पास दूसरों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए अलग अलग एजेंडे होते हैं। कुछ लोग वास्तव में अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं, कुछ केवल धन या प्रभाव जैसे किसी अन्य लक्ष्य या उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में लोगों का उपयोग करना चाहते हैं। कुछ अन्य लोगों के लिए तो उनके इरादे और भी भयावह हैं। मानव एजेंडे के इस चक्रव्यूह से निकलने का रहस्य ज्ञान है। एक समय था जब अज्ञानता आनंद है,
कहावत को कई हलकों में ज्ञान के साथ आने वाली जिम्मेदारी के बोझ पर जोर देने के मंत्र के रूप में प्रचारित किया जाता था। आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि अज्ञानता के लिए आप जो कीमत चुकाते हैं वह ज्ञान द्वारा लाए गए बोझ से कहीं अधिक है। और यदि आप अंधेरे मनोविज्ञान के आकर्षक प्रभावों के खिलाफ इस मानसिक युद्ध को जीतना चाहते हैं, तो आपको ज्ञान और आप जो करते हैं उसमें ज्ञान के सही अनुप्रयोग की आवश्यकता है। भावनाओं को छोड़ देना एक आदर्श समाधान प्रतीत हो सकता है, लेकिन ऐसे मामले दर्ज हैं जहां इसका उल्टा असर हुआ और इससे भी अधिक नुकसान हुआ। अविश्वासी होने और एकांत प्रिय बनने से पीड़ित एक खतरनाक शिकारी हमले के प्रति और भी अधिक असुरक्षित और संवेदनशील हो गए। इसलिए दूसरों के साथ संबंध बनाने के अवसरों को बंद करने के बजाय आपको खुले रहना चाहिए, लेकिन जब आपकी जरूरतों और भावनाओं की बात आती है तो सतर्क रहना चाहिए। ऐसे मामलों से भी अवगत हूँ जहाँ पीड़ित की भावनात्मक जरूरतें उनकी तर्कसंगत सोच पर हावी हो गईं, और यही बात उन्हें नुकसान पहुँचाती है। हमारी भावनाएं एक नेविगेशन प्रणाली के रूप में कार्य कर सकती हैं, जो आपको आपकी आवश्यकताओं के लिए मार्गदर्शन करती है, और कुछ भावनाएं हैं जो वास्तव में उन खतरों के खिलाफ आपकी जैविक सुरक्षा के रूप में कार्य करती हैं, जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। और जैसे जैसे हम विषय का विस्तार से पता लगाएंगे, आप समझ जाएंगे कि वे भावनाएं क्या हैं, साथ ही उन भावनाओं को पहचानने के लिए खुद को कैसे प्रशिक्षित करें। तब तक यदि आप इस अध्याय से कुछ भी दूर ले जा रहे हैं, तो यह ज्ञान होना चाहिए कि हाँ, आप असुरक्षित हैं, लेकिन उन कमजोरियों को स्वीकार करके और उन्हें अपनाकर आप अपनी सबसे बड़ी कमजोरियों को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदल सकते हैं। भाग 2, डार्क साइकोलॉजी हेरफेर का विश्लेषण। अच्छे इरादे से किया गया हेरफेर एक आशीर्वाद हो सकता है, लेकिन जब इसका उपयोग दुष्टतापूर्वक किया जाता है तो यह एक जादूगर की कर्म विपत्ति की शुरुआत है। T.F. हॉज द्वारा लिखित। स्पष्ट शब्दों में, किसी को हेरफेर करने का अर्थ उस व्यक्ति को चतुराई से या बेईमानी से नियंत्रित करना या प्रभावित करना है। यह पसंद है या नहीं, हम सभी ने वांछनीय परिणाम के लिए किसी व्यक्ति या स्थिति में हेरफेर किया है। सुनने में अटपटा लगता है, लेकिन मुझे अपने शरारती बचपन की एक कहानी सुनाकर माहौल हल्का करने दीजिए। एक बच्चे के रूप में जब मैं स्कूल नहीं जाना चाहता था तो मेरी आदत थी कि मैं आसानी से बीमार पड़ जाता था। शुरुआत में जब भी ऐसा होता था तो मेरे माता पिता मुझ पर चिढ़ते थे। क्लिनिक की 2 आपातकालीन यात्राओं के बाद मेरी माँ को मेरी हरकतों पर संदेह हुआ। उसके बाद अगले कुछ समय में मुझे क्लिनिक नहीं ले जाया गया, लेकिन मुझे घर पर ही रहने की अनुमति दी गई। मेरे पेट संबंधी एपिसोड के दौरान मेरे दोस्तों ने मुझे उत्साहपूर्वक फोन करके बताया कि एक स्थानीय अभिनेता स्कूल में मिलने आ रहा है। मैं अपनी माँ के पास वापस स्कूल ले जाने की भीख मांगते हुए भागा और यह भूल गया कि मेरे पेट में असहनीय दर्द है। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि वह कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती और मुझे वहीं रुकना है। किसी भी तरह की भीख या विनती उसके मन को नहीं बदल सकती थी, यहाँ तक कि तब भी नहीं जब मैंने स्वीकार किया कि मैंने पेट दर्द का बहाना किया था। जब मैं अगले दिन स्कूल पहुंचा तो मैं ईर्ष्या से भर गया जब मेरे दोस्तों ने मुझे वे सभी अच्छी चीजें दिखाईं जो मिस्टर एक्टर उनके लिए लाए थे। इतना कहना काफी होगा कि मैंने स्कूल से निकलने के लिए कभी बीमारी का नाटक नहीं किया। जब उन चीजों की बात आती है जो हम किसी स्थिति में हेरफेर करने के लिए करते हैं, तो यह कहानी कई कहानियों में से एक है। अभी भी ऐसे कई वयस्कों को जानता हूँ जो काम से एक दिन की छुट्टी पाने के लिए सर्दी का बहाना करते हैं। यह पूरी तरह से बुरा नहीं है क्या? कभी कभी हमें ऐसे विकल्प चुनने में हेरफेर किया जाता है जो हमारे लिए फायदेमंद होते हैं। एक दोस्त आपको दौड़ने के जूतों की एक अच्छी जोड़ी और स्थानीय जिम की 1 महीने की सदस्यता देता है। आप जानते हैं कि वे चाहते हैं कि आप फिटनेस विभाग में आगे बढ़ें। क्या आप कभी किसी दोस्त के साथ लंच डेट पर केवल संभावित डेट के लिए और अचानक किसी आपात स्थिति निश्चित रूप से आपके दोस्त के लिए आए हैं? मैं वहां जा चुका हूँ। दिलचस्प बात यह है कि जब हमें खतरा महसूस होता है तो उस अप्रिय स्थिति से बाहर निकलने के लिए हम जो तकनीक अपनाते हैं उनमें से एक हेरफेर भी है। कहने का तात्पर्य यह है कि जोड़-तोड़ की कला हमारे स्वभाव का हिस्सा है। हालांकि जब मनोवैज्ञानिक हेरफेर की बात आती है तो चीजें अधिक गंभीर और भयावह हो जाती हैं। इस स्थिति में किसी व्यक्ति के कार्यों या विचारों को गुप्त रणनीति के उपयोग से प्रभावित किया जाता है, जो या तो अपमानजनक, भ्रामक या यहाँ तक कि दोनों है।
इस संदर्भ में जिस व्यक्ति के साथ छेड़छाड़ की जा रही है उसे चालाकी करने वाले की इच्छा को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का विकल्प नहीं दिया जाता है। उन्हें बस अनुपालन के लिए बाध्य किया जाता है। जोड़ तोड़ करने वालों के पास जो कुछ भी करते हैं उसे करने के अपने कारण होते हैं। कभी कभी यह उस काल्पनिक सैनिक की तरह वित्तीय लाभ प्राप्त करने जैसा बुनियादी काम होता है जिसने मेरे पड़ोसी से उसकी जीवन भर की सारी बचत ठग ली। कार्यस्थल में ये लोग अपने निजी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, भले ही इसका मतलब एक दूसरे के खिलाफ कुछ लोगों का सिर फोड़ना हो। उनका सिद्धांत बहुत सरल है, यदि आप इसे चाहते हैं तो आपको आगे बढ़ना होगा और इसे लेना होगा। रिश्तों में यह आमतौर पर शक्ति प्राप्त करने और नियंत्रण में रहने के बारे में है। प्रभारी होने की आवश्यकता उनके हर काम को बढ़ावा देती है और कभी कभी इसे प्राप्त करने के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। और फिर आपके पास मनोरंजन प्रयोजनों के लिए लोगों को हेरफेर करने का शौक है। वे बस ऊब गए हैं और वे समय बिताने के लिए अपने जोड़-तोड़ वाले खेलों का उपयोग करते हैं। यह कच्चा और विभत्स है, लेकिन यह उनके सोचने का तरीका ही है। जोड़-तोड़ करने वालों द्वारा अपनाई जाने वाली सबसे आम रणनीति में से एक झूठ बोलना है। एक मास्टर चालाक धोखे की कला में कुशल होता है। वे बड़ी बड़ी कहानियां पेश करने में माहिर हैं, जिनका सच्चाई से कोई वास्तविक संबंध नहीं होता, या फिर वे छल का सहारा लेते हैं और भूलकर झूठ बोलते हैं। कुछ लोग झूठ बोलने में इतने अच्छे होते हैं कि जब तक बहुत देर नहीं हो जाती तब तक आपको उनके झूठ का एहसास ही नहीं होता। जोड़-तोड़ करने वालों द्वारा अपनाई जाने वाली एक और रणनीति अपराध बोध को कम करना और शर्मिंदा करना है। जब उनसे किसी गलत काम के बारे में पूछा जाता है तो वे तुरंत इससे इनकार कर देते हैं और फिर तुरंत स्थिति पलट देते हैं और आपको पहली बार में ही उनसे सवाल करने पर बुरा महसूस कराते हैं। अपने शिकार पर अपनी पकड़ को और मजबूत करने के लिए वे उन्हें बदनाम करते हैं और इस तरह प्रभावी रूप से पीड़ित को दुर्व्यवहारी में बदल देते हैं। आपको घरेलू मामलों में इस प्रकार की हेरफेर तकनीक मिलेगी जहां दुर्व्यवहार करने वाला दावा करेगा कि पीड़ित के चरित्र, शब्द या कार्य ने सबसे पहले उनके व्यवहार को प्रेरित किया है। हेरफेर में उपयोग की जाने वाली अन्य सूक्ष्म तकनीकों में पूछे गए प्रश्नों के लिए टालमटोल, गैर प्रतिबद्ध प्रतिक्रियाओं का उपयोग शामिल है। यदि वे पकड़े जाते हैं तो कार्रवाई को तर्कसंगत बनाना और उनकी कहानी से मेल खाने के लिए वास्तविकता को घुमाना। कुछ जोड़-तोड़ करने वाले अपने कुटिल उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सेक्स और प्रलोभन का सहारा लेते हैं। जब उनके हाथ लौकिक कुकी जार में पकड़े जाते हैं तो स्थिति को अपने पक्ष में करने के लिए गुस्से और दोषारोपण का तुरंत उपयोग किया जाता है। हालांकि जोड़-तोड़ करने वाले अपने शिकार के चयन में हमेशा यादृच्छिक नहीं होते हैं। उनके पीड़ितों में विशिष्ट गुण होते हैं जो उन्हें आकर्षित करते हैं, और कुछ कमजोरियां भी जोड़-तोड़ करने वाले के लिए अपने अपराधों को अंजाम देना आसान बना देती हैं। कमजोर आत्मसम्मान और खुश करने की उत्सुकता वाले अकेले लोगों को मुखर सामाजिक प्रकार की तुलना में नियंत्रित करना आसान होता है। हालांकि ऐसे लोग भी होते हैं जो ऐसी विशेषताओं का प्रदर्शन करते हैं जो बाद वाले के समान होती हैं और अंततः उनके साथ भी छेड़छाड़ की जाती है। ऐसे लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करने से पहले जोड़-तोड़ करने वाले उनके व्यक्तित्व की खामियों और कमजोरियों का अध्ययन करते हैं। प्रभावशाली लोगों को दिखावे से मूर्ख बनाए जाने की संभावना होती है। जो साहसी व्यक्ति बाध्यकारी निर्णय लेने की प्रवृत्ति रखते हैं, उनके दीर्घकालिक प्रभाव वाले तत्काल निर्णय लेने में हेरफेर किए जाने की संभावना अधिक होती है। जो लोग लालची और भौतिकवादी होते हैं, उनमें धोखा खाने की प्रवृत्ति अधिक होती है। धोखा सिर्फ इसलिए कि कोई चीज झूठ नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि वह भ्रामक नहीं है। झूठा व्यक्ति जानता है कि वह झूठा है, परंतु जो धोखा देने के लिए सत्य का अंश बोलता है, वह विनाश का कारीगर है। क्रिस जामी द्वारा लिखित। धोखे को सच्चाई को छिपाने के कार्य के रूप में परिभाषित किया गया है, विशेष रूप से लाभ प्राप्त करने के लिए। यह हेरफेर जैसा लग सकता है, लेकिन इसमें एक स्पष्ट अंतर है। धोखे को अक्सर हेरफेर के कार्य में नियोजित किया जाता है और यह जोड़-तोड़ करने वाली योजना की कई परतों में से एक है। धोखे का लक्ष्य दूसरे पक्ष को मूर्ख बनाना और धोखा देना है। हालांकि हेरफेर उससे कहीं अधिक गहरा है। यह धोखे के प्रतिकूल प्रभावों को नकारता नहीं है। एक झूठ को उजागर होने में काफी समय लग सकता है, लेकिन जब झूठ सामने आता है तो अपने पीछे जो क्षति और विनाश छोड़ता है, वह विनाशकारी हो सकता है।
एक ऐसे आदमी की कहानी जानता हूँ जिसकी शादी को 25 साल से ज्यादा हो गए थे। उस विवाह से 11 से 17 वर्ष की आयु के बीच 3 बच्चे पैदा हुए। परिवार के लिए सब कुछ अच्छा था। बच्चे सर्वोत्तम स्कूलों में गए। मनुष्य की वर्षों की कड़ी मेहनत और लचीलेपन से प्राप्त धन की बदौलत जीवन की विलासिता का आनंद लिया। उसने यह सुनिश्चित करके अपने बच्चों को बिगाड़ दिया कि उन्हें जो कुछ भी चाहिए वह प्रदान करे, और उसे कौन दोषी ठहरा सकता है। अपनी शादी के पहले 7 वर्षों तक दंपति गर्भधारण करने में असमर्थ थे। उन्होंने विशेषज्ञों, अध्यात्मवादियों की मदद मांगी और कुछ अपरंपरागत प्रथाओं को भी आजमाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। शादी के एक ऐसे पड़ाव पर जब हालात बेहद खराब थे, उसकी पत्नी गर्भवती हो गई। वह बहुत खुश था। जब दंपति ने परिवार में 2 और बच्चों को शामिल किया तो ऐसा लगा जैसे चीजें बेहतर नहीं हो सकती, लेकिन ऐसा हुआ। उनकी संपत्ति तेजी से बढ़ी और समय एकदम सही था। एक दिन जोड़े को फोन आया कि उनके सबसे बड़े भाई का एक्सीडेंट हो गया है। एक जीवन रक्षक ऑपरेशन की आवश्यकता थी जिसमें एक अंग का दान शामिल था। अपने बच्चे को बचाने के लिए अपना अंग दान करने की प्रक्रिया में उसे उस भयानक रहस्य का पता चला जिसे उसकी पत्नी ने कई वर्षों से छिपाकर रखा था। बच्चा उसका नहीं था। वास्तव में कोई भी बच्चा उसका नहीं था। टूटा हुआ, आहत और शर्मिंदा होकर उसने अपनी जान ले ली, लेकिन अपनी पत्नी और बच्चों को अपनी संपत्ति से वंचित किए बिना नहीं। यह धोखा एक व्यक्ति से झूठ के रूप में शुरू हुआ, लेकिन दिन के अंत में 5 लोग धोखेबाज सहित इससे प्रभावित हुए। उस दर्द का जिक्र करने की जरूरत नहीं है जो विस्तृत परिवार, दोस्तों और सहकर्मियों द्वारा अनुभव किया जाएगा। एक अन्य स्थिति में एक युवा स्टार्टअप फर्म ने अपने वित्तीय मामलों को संभालने के लिए एक अकाउंटेंट की सेवाओं की भर्ती की। स्टार्टअप के मालिक को जल्द ही इस युवा अकाउंटेंट से प्यार हो गया। यह पूरी तरह से व्यापारिक रिश्ता था, लेकिन इसमें दोस्ती की भावना भी थी। जैसे जैसे कंपनी बढ़ी और अपने परिचालन का विस्तार किया, व्यवसाय के मालिक ने अधिकांश प्रशासनिक जिम्मेदारियां अकाउंटेंट को सौंप दी। वह सक्षम साबित हुए और उन्हें और भी अधिक जिम्मेदारियां सौंपी गईं। ये जिम्मेदारियां बहुत सारी सुविधाओं और लाभों के साथ आईं और कुछ समय के लिए चीजें अच्छी दिख रही थीं। लेकिन जब एक असफल लेनदेन ने कंपनी के रिकॉर्ड की त्वरित जांच की, तो मालिक सामने आए रहस्योद्घाटन के लिए तैयार नहीं था। इन वर्षों में उन्हें और उनकी कंपनी को व्यवस्थित रूप से इस हद तक लूटा गया कि कंपनी के खाते खतरे में पड़ गए। अकाउंटेंट भाग गया और उसे सफाई करने के लिए छोड़ दिया गया। कुछ ही महीनों में कंपनी बंद हो गई। 43 लोगों ने अपनी नौकरियां खो दी। व्यवसाय के मालिक ने अपना सारा निवेश और भरोसा करने की क्षमता खो दी। धोखे के बारे में कच्ची बात यह है कि यह उसी भावना पर बना है जो मानवीय रिश्ते के लिए आवश्यक है, विश्वास। धोखे के कृत्य को कार्यान्वित करने के लिए धोखेबाज और पीड़ित के बीच एक प्रकार का संबंध स्थापित करना होगा। जितना बड़ा भरोसा उतना बड़ा धोखा। और जब कोई गहरा विश्वासघात होता है तो विनाशकारी प्रभाव अक्सर इसमें शामिल 2 व्यक्तियों से परे होता है। हालांकि धोखा हमेशा ऐसा कुछ नहीं होता जो दूसरों के साथ किया जाए। कभी कभी ये वो झूठ होते हैं जो हम खुद से बोलते हैं। हम अपने आप से बोले गए गहरे झूठ से कुछ कार्यों को उचित ठहराते हैं। चालाकी की तरह झूठ बोलना भी एक ऐसी चीज है जो हर कोई करता है। हमें से कुछ लोगों ने शायद कुछ ऐसे नैतिक सिद्धांत विकसित कर लिए हैं जो हमारे लिए खुला झूठ बोलना या ऐसा करने वाले लोगों के साथ जुड़ना कठिन बना देते हैं। लेकिन यह हमें छोटे झूठ के बावजूद झूठ बोलने से नहीं रोकता है। किसी प्रश्न का उत्तर जानना लेकिन अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए उसके ज्ञान से इनकार करना झूठ है। मैं समझाता हूँ, मान लीजिए कि आपने अपने बॉस को अपने सहकर्मी के प्रोजेक्ट, कुछ जिसके लिए उन्होंने वास्तव में कड़ी मेहनत की थी, को कूड़ेदान में फेंकते हुए देखा और आपने सुना जब वे इस बारे में विस्तार से बात कर रहे थे कि वह इस विचार को कितना भयानक मानते हैं। आप हम करते हैं और फिर आप कार्यालय से बाहर निकलते हैं और तभी आपका सामना उक्त सहकर्मी से होता है जो प्रोजेक्ट पर बॉस के विचारों के बारे में पूछता है। इस मामले में सच बोलने से फायदे की बजाय नुकसान ज्यादा होगा और इसलिए तुम झूठ बोलते हो। अपने सहकर्मी को धोखा देने का आपका इरादा उन्हीं के लिए था। अंधेरे मनोविज्ञान में धोखा देने का इरादा पीड़ित की तुलना में धोखेबाज को अधिक लाभ पहुंचाता है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, जोड़ तोड़ करने वाले अपने पीड़ितों पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए धोखे का उपयोग करते हैं। धोखेबाजों के लिए
धोखा उन्हें पीड़ित के साथ संबंध विकसित करने का अवसर देता है। लक्ष्य अपने लाभ के लिए इस रिश्ते का फायदा उठाना है। आजकल इस्तेमाल किए जाने वाले धोखे के सबसे नवीनतम रूपों में से एक है भ्रामक स्नेह। जो लोग आपके लिए वास्तव में जितना महसूस करते हैं उससे अधिक प्यार या भावना महसूस करने का दावा करते हैं। ऐसी बहुत सी चीजें नहीं हैं जिनका उपयोग करके कोई यह बताए जाने की भावना का वर्णन कर सके कि कोई आपसे प्यार करता है। यह उन लोगों के लिए विशेष रूप से संतुष्टिदायक है जो इस अनुभव के इच्छुक हैं। धोखेबाज को इस झूठे स्नेह की घोषणा का लाभ विश्वास, सेक्स और कभी कभी पैसे के रूप में मिलता है। सम्मोहन। कल का वैज्ञानिक तानाशाह अपनी फुसफुसाहट मशीनें और अपने अचेतन प्रोजेक्टर स्कूलों और अस्पतालों, बच्चों और बीमारों को अत्यधिक सुझाव देने योग्य है और सभी सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित करेगा जहां दर्शकों को सुझाव की प्रारंभिक नरमी दी जा सकती है। वक्तृत्व में वृद्धि या अनुष्ठान। एल्डस हक्सले द्वारा लिखित। एक समय सम्मोहन का विचार विश्वास की दुनिया में सिमट कर रह गया था। किसी व्यक्ति के दिमाग को किसी वस्तु के हिलने डुलने और उंगलियों के चटकने से नियंत्रित किया जा सकता है, यह एक अविश्वसनीय विचार माना जाता था। सम्मोहन से मेरी पहली मुलाकात एक जादू शो में हुई थी। जादूगर ने दर्शकों के एक सदस्य को मंच पर बुलाया और फिर उसने उसे नीचे रखा। उस अवस्था में उसने कुछ अजीब चीजें की जिनके बारे में मुझे पूरा यकीन है कि वह अपने सही होश में ऐसा करने के लिए बहुत शर्मिंदा होती। जब उसने उसे बाहर निकाला तो उसे पता नहीं था कि पिछले 2 मिनट में क्या हुआ था। यह स्वीकार करना कि किसी के पास आप पर इतनी अधिक शक्ति हो सकती है और वह आपसे ऐसे काम करवा सकता है जो आप आमतौर पर नहीं करते, भयावह है। तो मैं समझता हूँ कि हमने इसे अस्वीकार करने का विकल्प क्यों चुना है। हालांकि किसी भी हद तक इनकार इस तथ्य को नहीं बदल सकता कि सम्मोहन वास्तविक है और जितना हम स्वीकार करते हैं उससे कहीं अधिक बार इसका उपयोग किया जा रहा है। आज के आधुनिक मनोविज्ञान में सम्मोहन चिकित्सा कुछ त्वचा स्थितियों के उपचार में प्रभावी रही है और इसका उपयोग प्रसव, दंत प्रक्रियाओं और यहाँ तक कि संधिशोथ से जुड़े दर्द के प्रबंधन में भी किया जाता है। जबकि सम्मोहन निश्चित रूप से आपका औसत गाल पर थपथपाना और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो प्रकार की चाल नहीं है। कुछ लोग दूसरों की तुलना में सम्मोहन के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, लेकिन आइए हम खुद से आगे न बढ़े। सम्मोहन को मनोविज्ञान में सहकारी बातचीत के रूप में वर्णित किया गया है जिसमें प्रतिभागी सम्मोहनकर्ता के सुझावों का जवाब देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जब किसी व्यक्ति को सम्मोहित किया जाता है तो उनके कार्य सम्मोहक द्वारा निर्देशित होते हैं। फिल्मों में हमें यह विश्वास दिलाया जाता है कि सम्मोहन के तहत एक व्यक्ति उनिंदा और अस्तव्यस्त हो जाता है। वास्तव में सम्मोहन के तहत लोग अलग अलग तरह से प्रतिक्रिया करते हैं, लेकिन वे उतने अक्षम नहीं होते जितने दिखाई देते हैं। दरअसल मनोवैज्ञानिक इसे अतिजागरूकता की स्थिति कहते हैं। इस अवस्था में वे केंद्रित ध्यान, बढ़ी हुई सुझावशीलता और ज्वलंत कल्पनाओं का अनुभव करते हैं। विजुअलाइजेशन और मौखिक दोहराव के उपयोग से लोगों को इस स्थिति में लाया जाता है। यह हमें बताता है कि हर किसी को सम्मोहित नहीं किया जा सकता है। स्पष्ट रूप से आपके पास चीजों की कल्पना करने की गहरी क्षमता होनी चाहिए। मेरे द्वारा पढ़े गए एक लेख में ऐसे लोगों, वयस्कों का प्रतिशत 10% बताया गया है जिन्हें सम्मोहित नहीं किया जा सकता। इससे हमें से लगभग 90% लोग अति संवेदनशील हो जाते हैं, जो इस बात पर विचार करते हुए चौंकाने वाला है कि हमें से कितने लोग सम्मोहन के बारे में कितनी दृढ़ता से महसूस करते हैं। मुझे संदेह है कि सम्मोहन के बारे में हमारी कुछ नकारात्मक भावनाएं इसके बारे में गलत धारणाओं के कारण हैं। यहाँ हमारी कुछ सामान्य गलतफहमियां हैं। एक, सम्मोहन आपको आपके सम्मोहनकर्ता के पूर्ण नियंत्रण में रखता है। फिल्मों में हमें यह विश्वास दिलाया जाता है कि एक व्यक्ति जो नीचे है उसके कार्यों को सम्मोहनकर्ता द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। हकीकत में ये सच नहीं है। जबकि सम्मोहन सुझावों पर बहुत अधिक निर्भर करता है। यदि आपका मन उन सुझावों से सहमत नहीं है तो आप इसे सिरे से खारिज कर देंगे। तो नहीं, आप 4 पैरों पर रेंगते हुए और गाय की तरह रंभाते हुए नहीं चलेंगे, तब तक नहीं जब तक आप न चाहें। 2, आप सम्मोहन से बाहर निकलने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। मन जितना हम समझते हैं उससे कहीं अधिक जटिल है। वही आत्मरक्षात्मक तंत्र जो आपके सम्मोहनकर्ताओं के लिए आपके कार्यों को नियंत्रित करना लगभग असंभव बना देता है, आपको सतर्क भी रखता है और यदि कोई तत्काल खतरा है
तो आप एक पल में उससे बाहर निकल सकते हैं। 3. सम्मोहन एक प्रकार का काला जादू या आध्यात्मिक घटना है। आपको निराश करने के लिए क्षमा करें, लेकिन यह शुद्ध विज्ञान है। यह सिगमंड फ्रायड जैसे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिकों के शोध कार्य पर आधारित है। इसकी एक विधि और प्रक्रिया है और इसमें लकड़ी की गुड़िया और लाल मोमबत्तियों की आवश्यकता नहीं है, बस आपकी सहमति की आवश्यकता है। 4. आपको आपकी इच्छा के विरुद्ध सम्मोहित किया जा सकता है। फिर हमें इस तरह की सोच के लिए हॉलीवुड को धन्यवाद देना चाहिए। एक आदमी मंच पर चलता है और पूरी भीड़ को सम्मोहित कर लेता है और उनसे अपनी बात मनवाने पर मजबूर हो जाता है। अब हम जो जानते हैं उसे देखते हुए इसकी संभावना नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, उन्हें आपकी सहमति की आवश्यकता है। 5. सम्मोहन आपकी क्षमताओं को बढ़ा सकता है। यह बात कुछ हद तक सही भी है और गलत भी। यह इस पर निर्भर करता है कि आप क्या देख रहे हैं। सम्मोहन आपकी याददाश्त को बढ़ा सकता है, लेकिन यह आपको झूठी यादें भी दे सकता है या उसी याददाश्त को खराब भी कर सकता है। इसलिए परिणाम वास्तव में उतने अच्छे नहीं हैं जितनी आपने आशा की होगी। इसे प्रदर्शन में सुधार के साथ भी जोड़ा गया है, लेकिन रातों रात 5 किलोमीटर मैराथन दौड़ने की उम्मीद नहीं है। अब जब हमने सम्मोहन या यह क्या है इस पर निष्पक्ष रूप से विचार कर लिया है, तो अब मैं आपको बता सकता हूँ कि किसी मनोरोगी या बुरे इरादों वाले व्यक्ति के हाथों सम्मोहन खतरनाक भी हो सकता है। सम्मोहन के प्रभावी होने के लिए इसमें हमेशा आपको समाधि जैसी स्थिति में जाना शामिल नहीं होता है। सम्मोहन में प्रमुख तत्व सुझाव की शक्ति और शब्दों का बार बार उपयोग है, जो पीड़ित के साथ गहराई से जुड़ता है। उदाहरण के लिए, राजनेता अपने अभियानों में इसका फायदा उठाते हैं। वे बदलाव लाना आदि जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये शब्द व्यक्ति के भीतर एक गहरी खोज को प्रेरित करते हैं और अवचेतन रूप से हम स्वयं को वह परिवर्तन चाहते हुए पाते हैं। आपके पास ऐसी स्थितियां हैं जहां ऐसा प्रतीत होता है कि एक व्यक्ति दूसरे के प्रति पूरी तरह से मंत्रमुग्ध है। इस व्यक्ति की ओर से कुछ सुझाव दिए जाते हैं और पीड़ित उनकी बात मानने के लिए दौड़ पड़ता है। किताबों, लेखों और यहाँ तक कि वास्तविक जीवन स्थितियों में आप लोगों के किसी विशेष रिश्ते का वर्णन किसी जादू के अधीन होना के रूप में सुनेंगे या पढ़ेंगे। ये है सम्मोहन की शक्ति। यहाँ इस सम्मोहन का मतलब सिकुड़न वाले सोफे पर किए जाने वाले सम्मोहन से नहीं है। यह अधिक अंतरंग है और परिणामी प्रभाव उतना ही विनाशकारी हो सकता है। इस वजह से पिताओं ने अपने बच्चों को अपनी सारी संपत्ति एक पूर्ण अजनबी को सौंप दी है। समस्यामूलक व्यवहार। तकनीकी प्रगति एक रोगविज्ञानी अपराधी के हाथ में कुल्हाड़ी की तरह है। अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा लिखित आपराधिक व्यवहार का विषय इस पुस्तक में हमारा ध्यान केंद्रित नहीं है, लेकिन इसे उपेक्षित नहीं किया जा सकता क्योंकि यह अंधेरे मनोविज्ञान का एक पहलू है। आपराधिक व्यवहार के अध्ययन से प्रोफाइलर्स, अपराधविज्ञानी और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अत्यधिक लाभ होता है। मनोविज्ञान में आपराधिक व्यवहार शब्द को अक्सर इधर उधर नहीं उछाला जाता है, क्योंकि यह आम समझती है कि अपराध एक व्यवहार है और अपराध में शामिल होने से जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति अपराधी बन जाए। बेशक इस प्रकार की सोच पर काफी बहस चल रही है, लेकिन हमें इसे विशेषज्ञों पर छोड़ देना चाहिए। यहाँ हमारा ध्यान उन तत्वों पर है जो किसी व्यक्ति को अपराध करने पर मजबूर करते हैं। विशेष रूप से मैं चाहता हूँ कि हम यह पता लगाएं कि लोग दूसरों को चोट पहुँचाने के लिए अंधेरे मनोविज्ञान का उपयोग क्यों करते हैं। यह चोट शारीरिक या भावनात्मक हो सकती है, लेकिन इससे पहले कि हम इसमें आगे बढ़े, मुझे आपका ध्यान यहाँ एक महत्वपूर्ण चीज की ओर दिलाना चाहिए। कुछ लोग चीजें सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वे ऐसा कर सकते हैं, इसलिए नहीं कि वे बचपन की किसी चोट, किसी ऐसे अपराध का प्रतिशोध लेने की आवश्यकता से प्रेरित थे जो आपने किया हो या न किया हो। वे ऐसा सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वे ऐसा कर सकते हैं। मनुष्य होने के नाते इसका कारण समझने का प्रयास करना हमारे स्वभाव में है। हम यह मानने के बजाय कि हम केवल यादृच्छिक कृत्यों के शिकार हैं, अपनी स्थिति को समझना चाहते हैं। लेकिन हमें यह स्वीकार करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि कभी-कभी स्थिति वास्तव में वैसी ही होती है जैसी दिखती है। एक व्यक्ति दूसरों को चोट पहुंचाने की अपनी व्यक्तिगत इच्छा से प्रेरित होता है। यदि आपने इस तरह के प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए यह पुस्तक खरीदी है, तो आपको स्वयं को इस संभावना के प्रति भी खुला रखना चाहिए कि यह व्यक्ति बिल्कुल दुष्ट था। किसी व्यक्ति द्वारा एक निश्चित प्रकार का अपराध करने के लिए
आमतौर पर कुछ विशेषताएं प्रदर्शित होती हैं जो इंगित करती हैं कि यह व्यक्ति ऐसा करने में सक्षम हो सकता है। यह किसी पुस्तक को उसके आवरण से आंकने से कहीं आगे है, क्योंकि विपुल अपराधी अक्सर भेष बदलने में माहिर होते हैं। वे आपको निर्वस्त्र करने से ठीक पहले आपको मोहित कर लेते हैं। हमारे रोजमर्रा के जीवन में ये लोग आपके सर्वोत्तम हितों को दिल में रखने का दिखावा करके खुद को हम में से एक के रूप में छिपाते हैं। हेरफेर, धोखे और सम्मोहन के बारे में अब हम जो जानते हैं, उसे देखते हुए हम जानते हैं कि शिकारी हमेशा अजनबी नहीं होते हैं। तो आप उन चीजों को कैसे पहचान सकते हैं जो आपको लोगों के साथ संबंध बनाने में बेहतर विकल्प चुनने में मदद करती हैं? इस अध्याय के लिए HR लक्षणों पर चर्चा करने जा रहा हूँ। जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे, हम इन लक्षणों के बारे में और अधिक विस्तार से पता लगाएंगे। एक परिवार और दोस्त, आप यह कहावत जानते हैं, मुझे अपने दोस्त दिखाओ और मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कौन हो। अपने अलावा उन मंडलियों की जांच करें जिनमें यह व्यक्ति रहता है। क्या वे एक घनिष्ठ परिवार से आते हैं? उनका अपने परिवार के साथ कैसा रिश्ता है? क्या आप उनके दोस्तों से मिले हैं? यदि इस व्यक्ति का कोई मित्र नहीं है, तो यह खतरे का संकेत हो सकता है। 2 इतिहास हमें यह विचार पसंद है कि किसी व्यक्ति को पूरी तरह से सुधार दिया जाए और ईमानदारी से कहें तो ऐसा होता है। हालांकि आपको इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि खराब इतिहास वाले व्यक्ति में बार बार अपराधी बनने की प्रवृत्ति अधिक होती है। यदि वह व्यक्ति अपने पिछले रिश्ते में अपमानजनक था, तो संभावना है कि वह आपके साथ भी वैसा ही होगा। तब तक नहीं जब तक कि उनका उपचार न हो चुका हो या सक्रिय रूप से चल रहा हो। 3 नियंत्रण में समस्याएं। जिन लोगों में खुद को उकसाने वाली स्थितियों में नियंत्रित करने की क्षमता नहीं होती, उनमें दूसरों को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति होती है। उसी तरह जिन लोगों को नियंत्रण छोड़ने में समस्या होती है, उनमें यह आदत होती है कि जब वे नियंत्रण खो देते हैं तो निकटतम पीड़ित पर झपट पड़ते हैं और उस पर भड़क उठते हैं, और वह व्यक्ति आप भी हो सकते हैं। 4 असामाजिक मूल्य। सामाजिक परिवेश में दूसरों के साथ उनकी बातचीत पर नजर रखें। जो लोग आमतौर पर सभी को नापसंद होते हैं, वे लाल झंडे वाले होते हैं। यह जरूरी नहीं है कि वे सभी को पसंद आएं, लेकिन अगर वह व्यक्ति आमतौर पर अप्रिय, असभ्य और लोगों से घुलने मिलने में खराब है, तो आपके लिए समस्या खड़ी हो सकती है। 5 मादक द्रव्यों का सेवन। किसी भी प्रकार की दवा या शराब पर निर्भरता एक स्पष्ट संकेतक है कि यह व्यक्ति कुछ मुद्दों से जूझ रहा है। मादक द्रव्यों का दुरुपयोग उनकी उचित रूप से तर्क करने और ठोस निर्णय लेने की क्षमता को खत्म कर देता है। एक व्यक्ति जो नशीली दवाओं या शराब का दुरुपयोग करता है, वह आपके रिश्ते को अपने जीवन में प्राथमिकता के रूप में मानने की स्थिति में नहीं हो सकता है, और जब तक उनके पास उस जीवन शैली का समर्थन करने का कोई तरीका नहीं है, तब तक आपको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इसके लिए भुगतान करना पड़ सकता है। इससे वर्षों तक दुर्व्यवहार और उपेक्षा हो सकती है। ये उन लोगों में आपराधिक तत्वों की ओर संकेत मात्र है जिनसे हम जुड़े हुए हैं। जैसा कि सभी मानवीय चीजों में होता है, अपवाद भी होते हैं और परिवर्तनशील भी होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी गलती जो आप कर सकते हैं, वह है निश्चित संकेतकों को देखना और फिर उन्हें तर्कसंगत बनाना। हमारी प्रवृत्ति दूसरों के लिए बहाने बनाने की होती है। पहली बात जो हम तुरंत अपने आप को बताते हैं, वह यह है कि कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है, लेकिन वह विचारधारा हमें शीघ्र ही संकट में डाल सकती है। स्वयं को शिक्षित करें, जागरूक रहें और फिर सोच समझकर निर्णय लें। ये इस बात की गारंटी नहीं देते कि आप इस प्रकार के लोगों को आपको चोट पहुंचाने और आपका फायदा उठाने से रोक पाएंगे। लेकिन अगर आप अज्ञानता की जगह से काम कर रहे हैं, तो आप उनसे खुद को 100% बेहतर तरीके से बचाने में सक्षम हैं। हमें से कुछ लोग स्वाभाविक रूप से अपने जीवन में लोगों को ठीक करना चाहते हैं। हम किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो स्पष्ट रूप से टूटा हुआ है और सोचते हैं कि अगर हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, तो हम उन्हें जिस भी चट्टान पर हैं, उससे वापस ला सकते हैं और एक खुशहाल जीवन की अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। अपने व्यक्तिगत अनुभवों के साथ साथ दूसरों के साझा अनुभव से मैं आपको विश्वास के साथ बता सकता हूं कि यह काम करने की अत्यधिक संभावना नहीं है। सबसे अच्छी स्थिति यह है कि आप टूट जाते हैं और अपने जीवन का एक बेहतर हिस्सा उस चीज से उबरने में बिताते हैं जिसे आप पहले आसानी से दूर कर सकते थे। विपरीत मानसिकता। कभी कभी मैं तुम्हें दूर धकेल देता हूँ,
क्योंकि मैं गुप्त रूप से आशा करता हूँ कि तुम मुझे अपने करीब खींचोगे। अज्ञात द्वारा लिखित। रिवर्स मनोविज्ञान हेरफेर का एक अधिक परिष्कृत रूप है। तकनीकी रूप से इसे एक ऐसी तकनीक के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें किसी ऐसे विश्वास या व्यवहार का दावा शामिल है जो वांछित के विपरीत है, इस उम्मीद के साथ कि यह दृष्टिकोण अनुनय के विषय को वह करने के लिए प्रोत्साहित करेगा जो वास्तव में वांछित है। रिवर्स साइकोलॉजी और हेरफेर के बीच मुख्य अंतर यह है कि जिस व्यक्ति को हेरफेर किया जा रहा है उसे पसंद का भ्रम दिया जाता है। उन्हें यह विश्वास दिलाया जाता है कि वे वास्तव में वही करने का विकल्प चुन रहे हैं जो वे चाहते हैं, लेकिन वास्तव में उन्हें चालाकी से वही करने के लिए मजबूर किया गया है जो जोड़ तोड़ करने वाला चाहता है। जब आप उस विचार प्रक्रिया के बारे में सोचते हैं जो इसे तब तक दूर करने में लगती है जब तक आप खुद को पीड़ित के समान स्थिति में नहीं पाते, तब तक यह बहुत साफ सुथरा होता है। रिवर्स साइकोलॉजी एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग आमतौर पर माता पिता अपने बच्चों के पालन पोषण में करते हैं। यह उन बच्चों पर अच्छा काम करता है जिन्हें अधिकार के प्रति प्रतिरोधी माना जाता है। सतह पर यह निर्दोष प्रतीत होता है और इससे बच्चे या उनके मानस को कोई स्पष्ट नुकसान नहीं होता है, लेकिन यह भी ज्ञात है कि इसका उल्टा असर भी हो सकता है। अपनी दिन प्रतिदिन की गतिविधियों में हम दूसरों के साथ अपने संबंधों में विपरीत मनोविज्ञान का उपयोग करते हैं और यह हमेशा दुर्भावनापूर्ण इरादे से पैदा नहीं होता है। एक वेडिंग प्लानर और उसके ग्राहक का उपयोग करके एक उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि यह ग्राहक अपनी शादी के दिन उपयोग किए जाने वाले रंगों के चयन को लेकर पूरी तरह तैयार है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, सिवाय इसके कि जिन रंगों की बात की जा रही है वे पूरी तरह से भड़कीले और अजीब लगते हैं, खासकर जब शादी के लिए विदेशी स्थल और आमंत्रित प्रतिष्ठित मेहमानों के साथ तुलना की जाती है। जाहिर है, वेडिंग प्लानर ग्राहक को यह नहीं बता सकता कि उनकी रंग पसंद बहुत बेकार है। इसके बजाय वह जो करता है वह ग्राहक से सहमत होता है और फिर विनम्रता से एक कहानी सुनाता है जिसमें संकेत मिलता है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण अतिथि जिसे इस शादी के लिए भी आमंत्रित किया गया है ने एक समान रंग के कारण पिछले कार्यक्रम को रद्द कर दिया था, लेकिन फिर तुरंत जोड़ता है कि वह निश्चित है वे इसे किसी भी तरह से दूर कर सकते हैं। इससे क्लाइंट को विराम मिलता है। वे अपनी पसंद पर पुनर्विचार करते हैं और देखते ही देखते योजनाकार को सबसे पहले वही मिलता है जो वह चाहता है। विपणक उपभोक्ताओं को अपने उत्पाद बेचने में भी इस तकनीक का उपयोग करते हैं। वे कुछ निर्णयों पर अपने उपभोक्ता बाजार से सहमत होते हैं और उनके समझौते को स्वीकार करते हुए वे अपने ग्राहकों को उनकी सेवाओं को खरीदने के लिए मनाने में सक्षम होते हैं। लेकिन रिवर्स मनोविज्ञान का उपयोग करने के लिए केवल माता पिता और व्यवसाय के मालिक ही दोषी नहीं हैं। हम डेटिंग में भी इस तकनीक का उपयोग करते हैं। अधिकांश संबंध विशेषज्ञ आपको बताएंगे कि हम वह चाहने के लिए बाध्य हैं जो हमारे पास नहीं है। इसलिए किसी व्यक्ति को अपने जैसा बनाने के लिए या आपको और अधिक चाहने के लिए आप स्वयं को उनके लिए अनुपलब्ध बना देते हैं। यह सचमुच एक विरोधाभास है। विपरीत मनोविज्ञान के हर रूप की तरह यह उल्टा भी पड़ सकता है। पाने के लिए कड़ी मेहनत करना एक आदमी की शिकार प्रवृत्ति को आकर्षित कर सकता है, लेकिन जब तक आप हमेशा के लिए मायावी बने रहने की योजना नहीं बनाते, आपको दौड़ना बंद करना होगा। जब आप रुकते हैं तो शिकारी पीछे हट जाता है और फिर आपके सामने गतिरोध पैदा हो जाता है। भाग 3। हमारे जीवन में प्रमुख क्षेत्र जो हमें प्रेम और संबंधों को अंधेरे मनोविज्ञान के प्रति संवेदनशील बनाते हैं। जो लोग प्रेम की खोज में निकलते हैं वे केवल अपनी प्रेमहीनता ही प्रकट करते हैं और प्रेमहीन को कभी प्रेम नहीं मिलता। प्यार करने वालों को ही प्यार मिलता है और उन्हें कभी इसकी तलाश नहीं करनी पड़ती। D.H. लॉरेंस द्वारा लिखित। अब जब हमने अंधेरे मनोविज्ञान के भयानक हिस्से को दूर कर लिया है तो आइए हम चीजों को घर के करीब लाएं, क्योंकि आइए इसका सामना करें। आपने वह सब पढ़ा और शायद अपने मन में सोचा, अरे यह बात मुझ पर लागू नहीं होती, उस स्थिति में कभी नहीं हो सकता। माना कि चीजों के इतना भयानक होने की संभावना बहुत कम है। लेकिन यह मानने की गलती कभी न करें कि आप अंधेरे मनोविज्ञान की शक्तियों से प्रतिरक्षित हैं। इसका प्रभाव जितना आप सोचते हैं उससे कहीं अधिक आपके करीब है। सबसे आम जगह जहां अंधेरे मनोविज्ञान के तत्व प्रकट होते हैं वह हमारे महत्वपूर्ण दूसरे के साथ हमारे प्रेम संबंधों में है। प्रेम एक सार्वभौमिक भाषा है।
यह एक मौलिक भावना है जिसकी हम सभी सहज रूप से लालसा रखते हैं। मनुष्य के रूप में हम प्यार के लिए बने हैं। हम प्यार करना और प्यार महसूस करना चाहते हैं। कोई भी उस पुरुष या महिला जितना खुश नहीं है जो प्यार में है और जानता है कि बदले में उन्हें प्यार किया जाता है। कुछ लोग प्रजनन के उद्देश्य से संभोग करते हैं। कुछ लोग सामाजिक दबाव को नकारने के लिए संभोग करते हैं।